Assalamu alaikum guys. Hope you all are doing good. Welcome to Dental Box. This video is a very requested one. So इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ आएगा तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन राइट। इस वीडियो में हम लोगों ने मोस्टली टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। जो नहीं किए वो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स नहीं है, वो इसलिए डिस्कस नहीं किए कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसके आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ उन्होंने पूछा है डिफरेंस क्या है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस में, ठीक है। दोनों बोन डिजीजेज हैं। देखते कैसे डिफरेंस इनमें होता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास बोन की थिनिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें बोन का रिजॉर्प्शन रेट ज़्यादा होता है, बोन फॉर्मेशन रेट कम होता है। जब थिनिंग होती है ना बोन के, तो फिर फ्रैक्चर की तरफ बात चली जाती है, ठीक है। इसमें होती है थिनिंग ऑफ बोन दैट लेड टू पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, ठीक है। थिनिंग ऑफ बोन क्यों होते हैं? वो कि जो रिजॉर्प्शन का रेट है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जो बोन डिपोजिशन का रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और बोन फॉर्मेशन ये डिक्रीज़ हो गया हमारे पास, ठीक है। जिसकी वजह से बोन मास रिड्यूस हो जाता है, दैट लेड टू रिड्यूस्ड बोन मास, ठीक है। इट्स अ मेटाबॉलिक बोन डिजीज़, इट्स अ मेटाबॉलिक bone disease. It is a condition that affect the musculoskeletal system, right? It affect musculoskeletal system, ठीक है। अच्छा, इसमें फैक्टर्स हैं कि ये होता क्यों है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। ये मोस्टली फीमेल्स में होते हैं, पोस्ट मैनोपॉजल वुमेन्स में हो जाते हैं, और या लाइफस्टाइल कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं, ठीक है। मोस्टली हमारी डाइट का मसला होता है। डाइट में हमारा कैल्शियम और फॉस्फेट, जो कि हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन जिसके रिस्पॉन्सिबल है, उसमें मसला होता है। डाइट भी कम लेते हैं और पैराथायरॉयड हार्मोन की एब्नॉर्मलिटी भी हो सकती है। डाइट कम है, कैल्शियम और विटामिन डी की इंटेक नहीं हो रही, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग फैक्टर हो सकता है, फिर अल्कोहल का इंटेक हो रहा है, या कैफ़ीन का इंटेक हो रहा है, या लैक ऑफ सनशाइन, सन एक्सपोजर हमारा बहुत कम है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली इंक्रीज एज के लोगों में ये होता है, या जिन लोगों का लो बॉडी मास इंडेक्स होता है उनमें भी होता है ये, ठीक है। अब हम ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरफ मूव करते हैं। माइलाइटिस में क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, माइलाइटिस इन्फ्लेमेशन। इसमें इन्फेक्शन होता है बाय बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है मेडुलरी बोन के अंदर, जो कि आहिस्ता से मैरोस्पेसिस को भी इन्वॉल्व कर लेता है। इन्फेक्शन शुरू होता है मेडुलरी बोन के अंदर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैरोस्पेस को भी इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो हमारे मैरोस्पेस को उसने इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी जो सर्कुलेशन है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये हमारी सर्कुलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, ठीक है। जब कॉम्प्रोमाइज़ करता है, हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। मिडलरी साइड पे जब प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो उसकी वजह से चांसेस है कि वैस्कुलर कोलैप्स होने के चांसेस हैं, वीनस स्टेसिस होने के चांसेस हैं, और इस्कीमिया होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। जब इस्कीमिया होगा जाहिर सी बात है फिर नेक्रोसिस ऑफ बोन हो जाएगी, नेक्रोसिस ऑफ बोन, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने ऑस्टियोमाइलाइटिस को देखना है। ये इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं, जो कि मैरोस्पेसिस को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जब मैरोस्पेसिस इन्वॉल्व होती हैं, हमारे जो माइक्रो सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है मिडलरी कैविटी के अंदर। वहाँ पे वैस्कुलर कोलैप्स हो सकता है, वीनस स्टेसिस होती है, और इस्कीमिया होती है। जब इस्कीमिया हो तो नेक्रोसिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स ये तो पेशेंट कंप्लेन करता है, पेन की स्वेलिंग हो जाती है, ट्रिस्मस होता है, मलेज हो सकता है, ठीक है। इसकी जो है इसमें जो बैक्टीरियाज हैं मोस्टली ओडोनोजेनिक इन्फेक्शन में वही बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, और जो एनारोबिक बैक्टीरियाज उसमें बैक्टीरियाइड्स होते हैं, प्रोविटेला होता है, फिजोबैक्टीरियम होता है, ठीक है। ये सब फैक्टर्स हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि रेडिएशन एक्सपोजर से हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। इसके हम रिस्क फैक्टर्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस के रिस्क फैक्टर्स, ऑस्टियोमाइलाइटिस के रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। ये एक हो सकता है पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी की वजह से, ठीक है, या इम्पेयर हमारा ब्लड फ्लो हो, या फ्रैक्चर हो गया हो किसी बोन का, ठीक है। और ऑर्गेनिक इन्फेक्शन भी इसका बहुत मेजर कॉज है, ऑर्गेनिक इन्फेक्शंस, ठीक है।
इसकी भी क्लासिफिकेशंस आती हैं आगे, एक्यूट और क्रॉनिक, इन सब फिर आगे तो बहुत लंबा रहता है, हमें सिर्फ इतनी बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप से इंट्रा यूट्राइन लाइफ ऑफ टूथ बर्ड उन्होंने पूछी है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि कब इंट्रा यूट्राइन में किस टाइम पे ये टूथ बनने शुरू होते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी टीथ है ना, वो जो हमारे पास है ना प्राइमरी टीथ, ठीक है, वो 6 वीक्स में बनना शुरू होते हैं इंट्रा यूट्राइन में, ठीक है। और जो हार्ड टिश्यू है वो बनना शुरू होता है 18 वीक्स इंट्रा यूट्राइन, ठीक है। और जो परमानेंट टीथ वो बनना शुरू होते हैं 4 मंथ्स इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास जब 6 वीक्स में 6 वीक्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हमारे पास ये बनना शुरू, पहले प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बनता है। प्राइमरी एपिथेलियल बैंड फिर डिवाइड होता है लिंगुअल प्रोसेसेस में, जिसमें से निकलता है डेंटल लैमिना। 1 मिनट, 6 वीक्स में बना हमारे पास एपिथेलियल बैंड, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। इट डिवाइड्स इनटू लिंगुअल process that is dental lamina and buccal process that is vestibular lamina, ठीक है। अब ये क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास बनता है डेंटल लैमिना बन गया, उसके हमारे पास आ जाती है बड स्टेज आती है, बड स्टेज के हमारे पास आती है कैप स्टेज आती है, कैप स्टेज आती है बेल स्टेज, ठीक है। बेल के हमारे पास टूथ एरप्शन हो जाती है, ठीक है। ये तो हमारे पास इनिशिएशन की स्टेज थी ना, जो कि डेंटल लैमिना बनना था, इनिशिएशन की स्टेज थी। इसमें जो बड और कैप स्टेज होती है ना, इसमें मॉर्फोजेनेसिस होती है, ठीक है, मॉर्फोजेनेसिस होती है, ठीक है। जो कि बेल स्टेज है ना, इसमें सिर्फ सेल डिफ्रेंसिएशन होती है, और जो एरप्शन से मैट्रिक्स की सिक्रेशन होती है, ठीक है। ये सारा हमारा इंट्रायूट्राइन प्रोसेस है। मैं जो इसकी डिटेल है ना, वो पिक्चर्स के साथ अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत लंबी बन जाती है। इसमें मैंने आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दी जो याद रखने वाली हैं, ठीक है। आपने ये देख लेना है कि प्राइमरी टीथ कब बनना शुरू होते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में, दैट इज 6 वीक्स। हार्ड टिश्यू 18 वीक्स में बनना शुरू होते हैं। जो परमानेंट टीथ है ना, वो हमारे पास 4 मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर एपिथेलियल बैंड जो कि प्राइमरी एपिथेलियल बैंड डिवाइड होता है लिंगुअल प्रोसेस और बकल प्रोसेस में, जो कि आगे डेंटल लैमिना बनता है और बकल प्रोसेस वेस्टिबुलर लैमिना बनता है, ठीक है। डेंटल लैमिना से बड स्टेज बनी, फिर कैप स्टेज, फिर बेल स्टेज, फिर एरप्शन हो जाती है, ठीक है। यहाँ उन्होंने हमारे से पूछा है एक्यूट और क्रॉनिक में डिफरेंस। एक्यूट हम उस चीज़ को कहते हैं जिसका रैपिड या सडन ऑनसेट होता है, ठीक है। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसी वक्त एक बार ट्रीट हो जाती है, हमेशा के लिए ट्रीट हो जाती है, ठीक है। और ये स्वेयर होती है, ठीक है। और इसमें हम इसको मेडिकेशंस देके ट्रीट कर, जबकि जो क्रॉनिक होती है वो 3 महीने से ज़्यादा जो चीज़ हो जाती है उसको हम क्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा डेंजरस होती है देन एक्यूट, ठीक है। और इसको हम प्रिवेंट भी नहीं कर सकते, किसी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय एनी वैक्सीन, क्योंकि ये इतनी स्टेज आगे जा चुकी होती है, क्योंकि टाइप ऑफ अ साइलेंट डिजीज़ होती है, इसका पता नहीं चलता, ठीक है। ये ज़्यादा हम लोगों को मेंटली और फिजिकली भी एग्जॉस्ट कर देती है, मेंटली और फिजिकली भी इसका अफेक्ट होता है, ठीक है। और ये जब हमें पता चलता है तब काम इतना बढ़ चुका होता है कि हमें मेडिकेशन पे इतनी कोई असर नहीं करती, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉनिक डिजीज दैट इज द साइलेंट वन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल की तरफ। इसका हम प्रोटोकॉल देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। PPE पहन लेनी है, सब हर चीज़ इसके लिए हम लोगों ने लेनी है, ग्लव्स, मास्क और सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करना है, उसको हम लोगों ने सोक कर देना है, प्री सोक दैट इंस्ट्रूमेंट्स। एंजाइमेटिक स्प्रे जेल आती है, वो डाल देनी हमने उसके अंदर, ठीक है। एंजाइमेटिक स्प्रे जेल, ठीक है। फिर सोक करने के बाद हम लोगों ने उनको क्लीन करना है, क्योंकि एट टाइम्स होता है कि कुछ ऐसा डेब्री लगा हुआ होता है जो सोक करने के बाद भी नहीं रिमूव होता, ठीक है। उसको हम लोगों ने फिर क्लीन करने, मैनुअल स्क्रबिंग से क्लीन कर लो उसको, ठीक है। क्योंकि साफ़ करके हम लोगों ने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रखना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उन इंस्ट्रूमेंट्स को सोक भी हो गए, साफ़ भी हो गए, फिर उनको ड्राई करना है, क्योंकि ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गीले इंस्ट्रूमेंट्स रख देंगे तो वो गीले ही स्टरलाइज होकर निकलेंगे, और अगर हम गीले इंस्ट्रूमेंट्स को पाउचेस के अंदर डाल देंगे तो वो मॉइस्चर है, वो बैक्टीरियाज वहाँ पर आराम से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत मसला हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कंटामिनेट हो जाएंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स, पेशेंट्स क्या मसले लेके जा सकते हैं हमारी तरफ से, ठीक है।
इंस्ट्रूमेंट्स को ड्राई करना है हम लोगों ने, ड्राई करने में हम लोगों ने उसकी अच्छी सी पैकेजिंग करनी है, पैकेज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पैकिंग करनी है, उसके हमने सील प्रॉपर लगानी है, ठीक है, फिर हम लोगों ने उसको लोड कर देना है, ठीक है, और बड़े ध्यान से लोड करना, ज़्यादा लोड नहीं डालना स्टरलाइज़र में, इतना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतनी ही पुअर हमारी स्टरलाइजेशन होगी, ठीक है। उसके अंदर डिटेक्ट करने के लिए हम उसमें इंडिकेटर रखते हैं स्टरलाइज़र मशीन के अंदर, हमने उसे चेक कर लेना है कि स्टरलाइजेशन किस तरह की हमारी हुई है, ठीक है। दीज आर ऑल द प्रोटोकॉल्स। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स उन्होंने पूछे हैं स्टेप वाइज, आपने इसका हमें सारा बताना है कि किस तरह से कौन कौन स्टेप्स हम लोगों ने करने होते हैं। सबसे पहले इसमें यह है कि हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, उसके इफेक्टिव होने का वेट करना है, अच्छी तरह चेक कर लेना है कि वो फुली एनेस्थेटाइज है, वो स्पेसिफिक दांत उसके सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है। फिर हम लोगों ने अगले स्टेप की तरफ मूव करना है, फिर हम लोगों ने उस दांत को आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट करने के लिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, रबर डैम की मदद से हम उसको आइसोलेट करेंगे, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद हम लोगों ने एक्सेस कैविटी प्रिपेयर करनी है, एक्सेस कैविटी प्रिपेयर करनी है, ठीक है, अच्छी सी एक्सेस कैविटी बना लेनी ताकि हम लोग सारे कैनाल उसमें विजिबल हों और हमारा अच्छा एक्सेस भी हो, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बार ब्रोच लेना है, पल्प सारा रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव डिजीज्ड और डेड पल्प, ठीक है, वो हम लोगों ने रिमूव कर देना है। पल्प रिमूव करने के बाद हमने उस कनाल को इरिगेट करना है अच्छे से और डिसइंफेक्ट करना है, इरिगेट करना है और डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स हैं हमारे पास डिफरेंट EDTA वगैरह ये सब कुछ, ठीक है, इसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। इरिगेट करना है, उसको डिसइंफेक्ट करना है, फिर हम लोगों ने अपनी उसकी वर्किंग लेंथ लेनी है, ठीक है, वर्किंग अच्छी तरह से हम लोगों को साफ कर लिया, उसने वर्किंग लेंथ लेनी है। वर्किंग लेने के बाद हम लोगों ने उसका एक एक्सरे करवाते हैं ताकि हमें अच्छा सा कंफर्म हो जाए कि हमारी यही वर्किंग लेंथ है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने वर्किंग लेने के बाद हम लोगों ने क्लीनिंग एंड शेपिंग, क्लीनिंग करनी है फिर से और शेपिंग करनी है, ठीक है, क्लीनिंग और शेपिंग कर लेनी है। अब इसमें ही हम रिकैपिचुलेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। रिकैपिचुलेशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारी अगर लेंथ आई है ना 20 मिलीमीटर, ठीक है, और हमारी मास्टर एपिकल फाइल है हमारे पास 30 के की फाइल है हमारी मास्टर 30 की फाइल हमारी मास्टर एपिकल फाइल है 30 के। क्लीनिंग एंड शेपिंग करने के बाद अभी सिर्फ इसमें हम लोग स्टेप डिस्कस करें, हम ये नहीं हम टेक्निक नहीं डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिर्फ हम जनरल टेक्निक है इसमें, आप किसी भी के थ्रू कट क्राउन डाउन स्टेप डाउन कोई भी आप फॉलो करें वो एक और डिस्कशन है। क्लीनिंग एंड शेपिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, और हम इनके दरमियान हमने इरिगेट करते रहना है उसको, ठीक है। फिर हम लोगों ने अपना ऑब्जर्वेशन की तरफ आ जाना है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की तरफ आ जाना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के में हम लोगों ने सीलर यूज़ करना है और GP पॉइंट्स के साथ हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन होगी, फिर हम लोगों ने टेम्परेरी रेस्टोरेशन करनी है उसकी, ठीक है, टेम्परेरी मोस्टली टेम्परेरी ही होती है, टेम्परेरी रेस्टोरेशन करनी है और सील कर देना है एक्सेस कैविटी को अच्छी तरह से, ठीक है। अब डिपेंड करता है अगर तो जो दांत का स्ट्रक्चर है वो इतना नहीं है मतलब सफिशेंट नहीं रहा पीछे, तो फिर उसमें पोस्ट भी लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। टेम्परेरी रेस्टोरेशन करने के बाद हमने पेशेंट को पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन देनी है और अगर तो ज़रूरत है उसको हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको रिकॉल करना है दोबारा परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए और क्राउन के लिए, ठीक है। ये सारा आप स्टेप वाइज प्रोसीजर है। उसका अब उन्होंने पूछा हुआ था कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और कौन कौन से मतलब चीज़ें यूज़ होती हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं, हमारे पास बार ब्रोच होते हैं, बार ब्रोच से हम पल्प टिश्यू को रिमूव करते हैं, हमारे पास फाइल्स होती हैं, K फाइल और H फाइल होती है, हमारे पास गटा पर्चा पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास पेपर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लगर और स्प्रेडर्स होते हैं, ठीक है, और पोस्ट आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। बाकी इरिगेंट्स और डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशंस भी होते हैं, इरिगेंट और डिसइंफेक्टेंट्स भी होते हैं, ठीक है। हमने रूट कैनाल के स्टेप डिस्कस कर ली। अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा हुआ रिकैपिचुलेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर हमने अच्छी से रिकैपिचुलेशन की हो ना अपनी RCT के दरमियान तो हमारी RCT फेल नहीं होती। अच्छा, अब इसमें क्या है कि मैंने स्टेप्स ऑलरेडी जो हमने पहले देखे हैं, इसमें यह है कि जब हम लोगों ने वर्किंग ने डिटरमाइन कर लिया ना तो हम साथ एक मास्टर एपिकल फाइल भी करते हैं, ठीक है। अब सपोज़ आप लोगों को यहाँ एक दांत बना के हम लोग समझ लेते हैं, आराम से समझा जाएगा। अब सपोज़ ये ठीक है, ये मोटा मोटा बना लेते हैं, ये हमारा पल्प है, ठीक है, ठीक है।
अब इसमें हमारी जो वर्किंग लेंथ आई है ना, सपोज वर्किंग लेंथ हमारी 20 mm है, चलो इसको कर लो 25 mm हमारी वर्किंग लेंथ है, और जो हमारी पहली फाइल जो कि एपेक्स तक आके स्नगली फिट हुई है और टग बैक आया है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाती है 40 की सपोज, ठीक है। हमारी जो मास्टर फाइल है ना, वो हमारे पास आ जाती है 40 की फाइल आ जाती है, ठीक है। अब हम लोगों ने इस चीज़ को अपने से पास नोट करने कि 25 mm जो हमारी लेंथ है, ठीक है, ये देखो ना, ये और इधर हम लोगों ने डाल देना स्टॉप पर। ये हमारे पास फाइल किसकी थी, ये 40 की फाइल है, ये स्नगली फिट भी हुई है, इधर तक आई है और टग बैक भी आया है। अब मास्टर एपिकल फाइल देख लेते हैं क्या होता है। मास्टर एपिकल फाइल वो फाइल होती है, मास्टर एपिकल फाइल दैट snugly fits at the apical part with टग बैक, ठीक है। टग बैक भी उसमें आता है, वो हम लोगों को हम फील हो जाता है टग बैक आ रहा है कि नहीं आ रहा, और स्नगली फिट भी होती है। वो पहली फाइल जो ऐसे फिट हो जाए ना, उसको हम कहते हैं मास्टर एपिकल फाइल। अब सपोज हमारे पास 40 की मास्टर एपिकल फाइल थी, ठीक है, और हम लोग इसमें टेक्निक कर रहे हैं स्टेप डाउन, ठीक है। अब देखें इसमें हम लोगों ने क्या करना है, रिकैपिचुलेशन ही हम डिस्कस करें ना। देखें इसमें पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने 25 की लेंथ है, लेंथ हम लोग 25 रखनी है, हम लोग स्टेप डाउन 20, फिर 24 कर लेगी, फिर 23 कर दी, फिर 22 करनी है, फिर 20 करनी है, फिर 21, ठीक है। 1 mm लेंथ कम करनी है, और जो फाइल है ना वो हम लोगों ने ज़्यादा करनी है। 25 की लेंथ तो 40 की फाइल यूज़ की है, अब हम 45 की यूज़ करेंगे, फिर हम 50 की यूज़ करेंगे, फिर 55 की, फिर 60 और फिर 70 की, ठीक है। इस तरह से हमने फाइल्स यूज़ करनी है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब हम लोग ये वाली फाइल्स यूज़ कर रहे होंगे ना, लेंथ हम लोगों ने कम करनी, क्योंकि हम स्टेप बैक कर रहे हैं, और हम लोगों ने जो मास्टर एपिकल फाइल है उसको हम लोगों ने 1 mm ज़्यादा करने, ठीक है। अब इनके दरमियान हम लोगों ने क्या करना है कि जब हम लोगों ने 40 और 45 की फ़ाइल डाली है ना, तो हम दोबारा से यहाँ 40 की फ़ाइल भी डालेंगे, ताकि देखें कि हमारी 40 की फाइल हमने कहाँ तक 25 mm तक डाली है ना, तो हम देखने के बाद 25 mm की लेंथ उतनी ही है कि कोई डेबरी आके कोई अंदर आ गई है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है। फिर हम जो 45 के बाद 50 की डालनी है फाइल, तो हम यहाँ भी 45 बाई 50 की डालनी, दोबारा भी हमने 40 की डालनी है 25 mm तक। देखना है कि हमारी लेंथ उतनी ही है, कहीं हम ये तो नहीं कि थोड़ी लेंथ हो रही है। फिर हम लोगों ने 55 करना, तो फिर हम लोगों ने यहाँ 40 की फाइल जो कि हमारी मास्टर एपिकल फाइल है, इसको हम लोगों ने हर जब भी हमने इंक्रीज़ किया उसके दरमियान हमने 40 की ज़रूर डालनी है। इसको हम कहते हैं रिकैपिचुलेशन, हम अपनी वो लेंथ मेंटेन रख रहे हैं, ठीक है। ये चेक करते रहना है हमने, जब 55 60 की डाली तो फिर हम लोगों ने 40 की डालनी है, ठीक है। डाल के देखनी है कि हमारी लेंथ अचीव हुई भी है, ये तो नहीं है कि लेंथ कहीं कम हो गई है हमारी, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोगों ने 40 की डालनी है दरमियान में इनके ज़रूर, ठीक है। ये रिकैपिचुलेशन होता है। आई होप कि मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों का थोड़ा बहुत बिल्ड कर सकी हूँ रिकैपिचुलेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में रिकैपिचुलेशन को किया हुआ है, इसको बहुत लाजमी दिया हुआ है, तो फिर आप लोगों की रूट कैनाल कभी फेल नहीं होगी। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रूट कैनाल्स कभी फेल नहीं हुई, क्योंकि रिकैपिचुलेशन को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। ऑल्दो ये बहुत टाइम लेता है, बट इससे आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा जाता है। ओके, हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें उन्होंने हमारे से पूछा हुआ है कि कॉम्पोजिशन क्या है क्रिसोफिन की, ठीक है। कॉम्पोजिशन हम देख लेते हैं। इसमें 4 एक्टिव एजेंट्स होते हैं। इसी कॉम्पोजिशन में 4 एक्टिव एजेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है थाइमोल, देन वी हैव कैम्फर, देन वी हैव डेक्सामेथासोन, dexamethasone, then we have parachlorophenol, then we have parachlorophenol, ठीक है। ये एक्टिव एजेंट्स यूज़ होते हैं। टोटल इसकी अमाउंट होती है, हम यूज़ करते हैं 100 ग्राम ऑफ क्रिसोफिन। अब देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी में कौन कौन चीज़ है। जो थाइमोल है हमारे पास वो 5 ग्राम होता है, ठीक है। और जो कैम्फर है हमारे पास वो 64.90 ग्राम, सबसे ज़्यादा हमारे पास कैम्फर होता है, ठीक है। देन कम्स डेक्सामेथा जो कि 1.10 ग्राम होता है, ठीक है। जो पैराक्लोरोफिनोल है हमारे पास 30 ग्राम होता है। ये टोटल 100 ग्राम बने, सबसे ज़्यादा हमारे पास कैम्फर की क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब ये तो देख लीजिए कॉम्पोजिशन हमें पता है क्यों हम यूज़ करते हैं। इसको डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, रूट कैनाल्स के लिए, और एट टाइम्स ड्रेसिंग भी करते हैं रूट कैनाल्स की, अगर तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड रूट कैनाल हो हमारे पास, ठीक है। और इसका येलोइश सोल्यूशन होता है, इसका येलोइश सा कलर होता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर क्रिसोफिन। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
मूव करते हैं कोन शिफ्ट टेक्निक की तरफ कि कोन शिफ्ट टेक्निक क्या होती है। पहले हम देख लेते हैं इसके और भी 2-3 नाम हैं, ठीक है, ताकि हमें किसी भी नाम से पूछा जाए तो हमें पता हो। कोन शिफ्ट टेक्निक को हम स्लॉप रूल भी कहते हैं, स्लॉप टेक्निक, ठीक है, ये ज़्यादा फेमस है। इसको हम ट्यूब शिफ्ट टेक्निक भी कहते हैं, ट्यूब शिफ्ट टेक्निक, ठीक है। इसको हम क्लार्क्स टेक्निक भी कहते हैं, और इसको हम बकल ऑब्जेक्ट रूल भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें कोन शिफ्ट टेक्निक में क्या होता है, ये स्लॉप रूल को जैसे हम डिफाइन करें, सेम लिंगुअल ऑपोजिट बकल, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो ये जो बकल सरफेस होती है एक, और एक लिंगुअल सरफेस हो गई, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बकल सरफेस के पास पड़ा हुआ है ना, जब हम कोन को मूव करते हैं ना तो वो उसके ऑपोजिट मूव करता है या उसके ऑपोजिट चला जाता है, ठीक है। और जबकि लिंगुअल में ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट लिंगुअल सरफेस के पास पड़ा हुआ है तो वो कोन की सेम डायरेक्शन में ही मूव करता है, जहाँ जहाँ कोन मूव करती है, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, जो लिंगुअल सरफेस के पास पड़ा है। इसलिए सेम लिंगुअल ऑपोजिट बकल, वो बकल के ऑपोजिट मूव करता है, और जो लिंगुअल सरफेस के पास ऑब्जेक्ट वो बकल वो कोन की सेम डायरेक्शन मूव कर, इस डायरेक्शन में कोन मूव कर रही है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है जिसमें कोन शिफ्ट टेक्निक इस पर डिपेंड करती है। इसको हम स्लॉप रूल भी कहते हैं, ट्यूब शिफ्ट टेक्निक भी कहते हैं, क्लार्क्स मेथड भी कहते हैं, और बकल ऑब्जेक्ट रूल भी कहते हैं। स्लॉप स्टैंड्स फॉर सेम लिंगुअल ऑपोजिट बकल, ठीक है। अब इसके हम इंडिकेशंस देख लेते हैं। जब इसके इंडिकेशंस देख लेते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं कैल्सिफाइड कैनाल्स को लोकेट करने के लिए, कैल्सिफाइड कैनाल्स को लोकेट करने के लिए, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं फॉरेन बॉडीज़ को लोकेट करने के लिए, ठीक है। एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स को लोकेट करने के लिए भी ये यूज़ होता है, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स, ठीक है, जैसे रूट एपेक्स की लोकेशन देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसलिए हम फ्रैक्चर्स की भी देख लेते हैं कि क्या बकोलिंगुअल पोजीशन है, फ्रैक्चर्स की पोजीशन के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट चीज़ों के हम यूज़ करते हैं, और हम इससे रूट का कर्वेचर भी डिटरमाइन कर लेते हैं, कर्वेचर ऑफ रूट डिटर्मिनेशन के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है वो वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास सुपर इम्पोज्ड कैनाल्स हों कहीं पे तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है, ये सुपर इम्पोज्ड कैनाल्स की आइडेंटिफिकेशन में ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको हम रखते कैसे हैं, इसको हम पैरेलल रखते हैं प्लेन ऑफ आर्च की, ठीक है, ये भी बात याद रखनी है, इसको हम पैरेलल रखते हैं टू प्लेन ऑफ आर्च। यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लें, सपोज ये टूथ की रूट है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों ने लिया है, तो अगर तो हम लोग इस पर जो ट्यूब का हेड है ना उसको हम मीजिली मूव करेंगे, ठीक है। ट्यूब के हेड को अगर हम लोगों ने मीजिली मूव किए ना तो जो लिंगुअल हमारे पास है और जो पैलेटल रूट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास मीजिली ही मूव करेंगी, ठीक है, वो मीजिली मूव करेंगी। जबकि जो हमारे पास बकल रूट है ना और मीजियो बकल रूट है, बकल और मीजियो बकल रूट है, वो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी टू द कोन हेड, ठीक है, वो ऑपोजिट मूव करेंगी, ठीक है, मतलब वो डिस्टली मूव करेंगी, ये इधर मूव करे तो ये इधर को मूव करेगा, ठीक है, वो उसके ऑपोजिट हमेशा मूव करेंगी। क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि हम ब्लेड कौन सा यूज़ करते हैं एब्सेस ड्रेनेज के लिए, वो हम यूज़ करते हैं नंबर 11 और 15 नंबर ब्लेड, 11 और 15 नंबर ब्लेड हम यूज़ करते हैं एब्सेस और ड्रेनेज के लिए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की प्रिवेंशन उन्होंने कहा है इसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लो, ठीक है। अगर तो हम एक्सपोजर हो चुका है तो उसके लिए हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगवा लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये हम लोग को 24 आवर्स के अंदर लेने होते हैं। अगर 2 हफ्ते ज़्यादा हमारा एक्सपोजर हो चुका होता है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर ले लेना है अगर एक्सपोजर हो गया, वरना फिर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो नॉर्मल वैक्सीन है हम लोगों ने वो ले लेनी है, उसकी डोजेज़ लगवाते रहना। यहाँ पे हेपेटाइटिस बी और इसका डिस्कस करने में हम देखते हैं कि हम लोगों को 3 सिर्फ मेरे टॉपिक्स रह गए हैं, जो केरीज़ है, एमएमआर और डेंटल नीडल्स है। केरीज़ में हम बहुत मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुके हैं, केरीज़ की हम पैथोफिजियोलॉजी भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी थेरीज़ भी वो सब काइंडली आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लें। और जो पार्ट 1 है हमारा इसका पीपीएससी का जो हमने शुरू किया हुआ है अभी, जो फर्स्ट पेज है ना उसका, उस वीडियो में मैंने इसका बताया हुआ है, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन में हम लोगों ने मीजल मम्स एंड रूबेला के बारे में बड़े डिटेल से, बड़े आप काइंडली वहाँ जाकर देख लें, ये भी वैक्सीन है। डेंटल नीडल्स का भी हम देख चुके हैं, जो कि 25, 27 और 30 गेज नीडल्स हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी काइंडली आप वहाँ जाकर देख लें।